बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मॉडर्न फिज़िक्स 2 में आज हम डिस्कस कर रहे हैं रेडिएटिव ट्रांजिशंस। तो ट्रांजिशन जो हैं ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल के दरमियान मूव करता है तो उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं इस प्रोसेस को। तो इलेक्ट्रॉन जंप अप भी करता है, जंप डाउन भी करता है। जब वो जंप अप करता है तो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, और वो जब जंप डाउन करता है तो दो तरह का जंप डाउन होता है। एक तो वो प्रोसेस है जिसमें वो रेडिएशन एमिट करता है और उसको हम एमिशन प्रोसेस कहते हैं, और इसी को हम रेडिएटिव ट्रांजिशन भी कहते हैं। दूसरा वो प्रोसेस है, और स्टूडेंट्स जब वो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है तो उसको भी हम रेडिएटिव ट्रांजिशन कह सकते हैं अगर हमने एनर्जी दी है फोटोन की फॉर्म में। तो और इलेक्ट्रॉन जब जंप डाउन करेगा और रेडिएशन एमिट करेगा तो उसको हम रेडिएटिव ट्रांजिशन ही कहेंगे। तो ये चीज़ जहन में रख लें कि अब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में अगर तो वो एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है फोटोन की शक्ल में तो हम उसको रेडिएटिव ट्रांजिशन कहेंगे, लेकिन अगर एनर्जी फोटोन की शक्ल में अब्जॉर्ब नहीं हो रही तो हम उसको रेडिएटिव ट्रांजिशन नहीं कहेंगे, एनर्जी किसी और फॉर्म में अब्जॉर्ब हो रही है। लेकिन एमिशन के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन जब जंप डाउन करेगा तो और फोटोन एमिट करेगा तो हम उसको रेडिएटिव ट्रांजिशन ही कहेंगे। अब एमिशन एक और तरह का भी प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप डाउन तो करता है लेकिन कोई रेडिएशन एमिट नहीं करता, उसको हम नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन कहते हैं। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन या तो अपनी एनर्जी शेयर कर देता है कोलिजन के दौरान किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को, और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है तो एनर्जी इमिट नहीं हो पाती, सिर्फ एनर्जी एक एटम से दूसरे एटम को ट्रांसफ़र हो जाती है। या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के इनर इलेक्ट्रॉन को ही यानी कि एटम के दूसरे मौजूद इलेक्ट्रॉन को ही एनर्जी शिफ्ट कर देता है, तो तब भी कोई एनर्जी इमिट नहीं हो पाती। तो उस ट्रांजिशन को हम उस डी एक्साइटेशन को हम नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन कहते हैं। यहाँ पे हम डी एक्साइटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेंगे और हम कहेंगे कि रेडिएटिव ट्रांजिशन वो ट्रांजिशन है जिसमें इलेक्ट्रॉन अपर लेवल से लोअर लेवल में जंप करता है और रेडिएशन एमिट करता है। तो इस प्रोसेस को फिर हम रेडिएटिव ट्रांजिशन कहते हैं। अगर अपर लेवल को हम m से डिफ़ाइन कर दें और लोअर लेवल को हम n से डिफ़ाइन कर दें तो फिर हम देखते हैं कि जो फोटोन एमिट होगा उसकी एनर्जी जो है वो इन दो लेवल्स के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी, ये हम जानते हैं। यहाँ पे अगर हम देखना चाहें कि जो वेव एमिट हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है तो फिर उसके लिए हम जानते हैं कि इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हुए हम एमिटेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे h जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। जब इलेक्ट्रॉन किसी एक लेवल में है तो उस लेवल में उसकी जो उस लेवल में वो बिहेव कर रहा है मूव करते हुए। फ़र्ज़ करें इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर लेवल में है En लेवल पे। अच्छा, और इस लेवल में मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव की तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम न्यू एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब इस लेवल में इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो वेव है उसका हम वेव फंक्शन अगर लिखना चाहें तो हमारे पास इक्वेशन है साई एन वो वेव फंक्शन है जो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, ये टोटल वेव फंक्शन है, इसका हम जो है वो एम्पलीट्यूड लिख लेते हैं साई एन ई रेज़्ड पावर माइनस आयोटा इंटू ई एन डिवाइडेड बाय एच कट इंटू टी। तो ये वेव फंक्शन है जब इलेक्ट्रॉन एक ही स्टेट में है, वो दूसरी स्टेट में नहीं जा रहा। इसी वेव फंक्शन का अगर हम कॉन्जुगेट लें तो हम जानते हैं कि कॉन्जुगेट जो है वो इस फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पे हम साई स्टेरिक लिख लेंगे। अच्छा, इन दो फंक्शंस को आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं और ये एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे और हमारे पास ये आ जाएगा साई एन स्टेरिक और ई रेज़्ड पावर। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट जो होता है उसमें जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इमेजिनरी पार्ट का साइन नेगेटिव है
तो यहाँ पे वही साइन जो है वो फिर पॉजिटिव हो जाएगा कॉन्जुगेट जब हम लेंगे। स्टेरिक जो है ये स्टेरिक जो है ये बेसिकली कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो EN डिवाइड बाय एच कट इनटू T, तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट आ गया। अच्छा, अब इस स्टेट के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि हम यहाँ पे लेंगे x पोजीशन, आर्बिट्रेरी पोजीशन है, और पहले तो हम कॉन्जुगेट लेंगे और फिर इस कॉन्जुगेट को रियल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बेसिक फंक्शन के साथ, और साथ में हम क्योंकि पोजीशन के लिहाज से इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम पोजीशन डेरिवेटिव ले लेंगे। अब हमने क्या करना है, साई एन और साई कंजुगेट और साई एन की जगह हम क्या पुट करेंगे, इनके राइट साइड्स जो हमने ऊपर डिफ़ाइन की हैं, तो हमारे पास यही आ जाएगा -∞ टू +∞। एक्स एम्पलीट्यूड्स आ जाएंगे साई एन स्टेरिक और साई एन, और साथ में आ जाएगा ई रेज़्ड पावर कॉन्जुगेट वाला, ये वाला पार्ट आएगा पॉजिटिव एयोटा EN डिवाइड बाय एच कट इनटू T, और फिर आ जाएगा ये वाला पार्ट आगे लिख लेते हैं, ई रेज़्ड पावर माइनस एयोटा EN, ये मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, डिवाइड बाय एच कट इनटू T, और साथ में फिर आ जाएगा dx। होपफुली ये आपको कम्प्लीटली नज़र आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सेम पावर है और एक्सपोनेंट की एक पॉजिटिव के साथ और एक नेगेटिव के साथ, और आपस में एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि पावर्स जब एडअप होंगी नेगेटिव पॉजिटिव के साथ तो ई रेज़्ड पावर 0 आ जाएगा, ई रेज़्ड पावर 0 1 होता है। तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करते हुए बचेगा क्या, इंटेग्रल में हमारे पास बचेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव इन्फिनिटी x साई एन कंजुगेट साई एन dx, तो ये हमारे पास बच जाएगा। अच्छा, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, ऊपर मैंने कोई नंबरिंग नहीं की तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब m स्टेट के लिए भी लिखना चाहें इक्वेशन, यानी कि हम कहें कि इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइटेड स्टेट में, अपर स्टेट m में है, तो m के लिए भी बिल्कुल फिर इसी तरह से पोजीशन की जो है वो इक्वेशन बन जाएगी। और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमें बताती है कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन स्टेट n में है तो फिर हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्टेशन वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे लिमिट्स पुट करते हुए, तो हमें x की कोई डेफिनेट वैल्यू मिल जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन m स्टेट में है तो फिर m स्टेट के लिए भी हम यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई करते हुए फाइंड आउट करेंगे x की वैल्यू, तो भी हमें वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है स्टेट m से स्टेट n तक, फिर हमारा वेव फंक्शन उस फॉर्म में नहीं होगा जिस फॉर्म में हमने डिफ़ाइन किया है। तब हमारा वेव फंक्शन बेसिकली दो वेव फंक्शंस का जो है वो सम अप होगा, और उनमें से एक पार्ट जो है वो बेसिकली डिफ़ाइन करेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेट n में है, और दूसरा पार्ट डिफ़ाइन करेगा कि इलेक्ट्रॉन स्टेट n में है। या हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इन दो स्टेट्स के दरमियान में है। यहाँ पे a और b जो है ये कॉन्स्टेंट्स हैं, और ये प्रोबेबिलिटी डिफ़ाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की इन दो स्टेट्स में, यानी कि, और प्रोबेबिलिटी बेसिकली a और b से नहीं मिलेगी, बल्कि प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी a मल्टीप्लाइड बाय a, जिसको मैं a स्टेरिक a से कह रहा हूँ। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी देगा स्टेट, या मैं शॉर्टली प्रोबेबिलिटी इन स्टेट n, और फिर इसी तरह से b स्टेरिक b जो है ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, प्रोबेबिलिटी देगा स्टेट m में। तो यानी कि कितनी प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की स्टेट 1 के दरमियान और स्टेट 2 के दरमियान, और फिर क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन दो स्टेट के दरमियान में है, तो फिर इन दो स्टेट के दरमियान में रहते हुए अगर हम इस a स्टेरिक a प्लस b स्टेरिक b को आपस में एडअप कर लें तो टोटल आंसर जो है 1 आ जाएगा। यानी कि दोनों स्टेट के दरमियान इलेक्ट्रॉन कहीं पे मौजूद है तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है 1 है, ये हम जानते हैं। यानी कि यह क्लियर कट बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन स्टेट दो स्टेट्स के दरमियान है, मौजूद है, तो फिर प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी। और अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ ग्राउंड स्टेट पे है तो फिर इसका मतलब ये है कि a जो है ये 1 होगा और b जो है ये 0 होगा। और अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो
एक्साइटेड स्टेट में है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ए जो है वो 0 है और बी जो है वो 1 है, क्योंकि हमने एक डेफिनेट स्टेट डिफाइन कर दी। अगर वो दरमियान में है तो फिर ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। अच्छा, अब अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन कर रहा है, तब हम पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहें तो उसके लिए फिर हमने जो ये जो हमने कंबाइंड वेव फंक्शन डिफाइन किया है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम फिर कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशंस जो हैं वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएंगी। एक्स पहले तो हम लिखेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएंगी ये स्टेरिक साई कॉन्जुगेट, यानी कि पहले कॉन्जुगेट फॉर्म में हम लिखेंगे साई एन स्टेरिक, और साथ में आ जाएगा प्लस बी, और ये भी हमारे पास कॉन्जुगेट फॉर्म में आ जाएगा साई एम स्टेरिक, ठीक है जी, और मल्टीप्लाइड विद ए साई एम प्लस बी साई एम, ठीक है जी। तो साथ में आ जाएगा डी एक्स। तो इस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी। अच्छा, अब अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि ये पैरेंथेसिस ओपन करके हर टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते हुए लिखते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा, इंटेग्रल पहले लिख लेते हैं, फिर हमारे पास आ जाएगा ए स्टेरिक ए साई एन और स्टेरिक साई एन, ठीक है, और फिर आ जाएगा प्लस बी स्टेरिक ए साई एम स्टेरिक साई एन, फिर आ जाएगा प्लस ए स्टेरिक बी साई एन स्टेरिक और साई एम सिंपल आ जाएगा, प्लस आ जाएगा बी स्टेरिक बी साई एम स्टेरिक साई एम, और एंड पे हम लिख लेंगे डी एक्स। तो हम देख चुके हैं कि अगर हम इस वाले पार्ट की बात करें और फिर इस वाले पार्ट की बात करें, तो ये हमारे पास एज इट इज़ ही आएंगे, यानी कि ये हमारे पास इस फॉर्मेट में आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि ये ए और बी जो हैं ये प्रॉबिलिटीज़ हैं और ये कांस्टेंट हैं, यानी कि रियल हैं, तो रियल हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनका कॉन्जुगेट भी जो है वो रियल होगा, तो फिर ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास ए स्टेरिक ए, जैसे कि हमने ऊपर कहा, ए स्केयर के बराबर आ जाएंगे। सॉरी, हमने ऊपर डिफ़ाइन नहीं किया, लेकिन हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ए स्टेरिक ए जो है ये ए स्केयर के बराबर आ जाएगा। तो इसी तरह से बी स्टेरिक बी आ जाएगा हमारे पास बी स्केयर के बराबर। तो ये टर्म्स जो है हमारे पास एज इट इज़ आ जाएंगी, यानी कि ये हमारे पास आ जाएंगी ए स्केयर, और ये क्योंकि हम पहले सॉल्व कर चुके हैं ये वाला पार्ट, ये इतना पार्ट, और ये हमारे पास आया था सिंपली साई एन स्टेरिक और साई एन के बराबर। अच्छा, और आखिरी वाला पार्ट भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, बी स्केयर साई एम स्टेरिक साई एम। अब ये जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है, इनको हमने सॉल्व करना है, तो इनमें से पहले हम सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट को अगर यहाँ पे मैं सॉल्व करूँ अलग से यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली बी स्टेरिक तो एज इट इज़ आ गया, साथ में आ गया ए, हम बी स्टेरिक को रिमूव करके सिंपली बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि ये रियल है। अच्छा, साई एम स्टेरिक की जगह इसका जो हमारे पास फॉर्म है वो आ जाएगी, वो क्या है, वो है साई एम ई रेज़ टू पावर, क्योंकि कॉन्जुगेट है तो ये आ जाएगा पॉजिटिव एयोटा ई एम डिवाइडेड बाय एच कट इंटू टी, और फिर साई एन की जगह आ जाएगा साई एन ई रेज़्ड पावर नेगेटिव एयोटा इंटू, सॉरी ये एयोटा ब्रैकेट में आना चाहिए, एयोटा ई एन डिवाइडेड बाय एच कट इंटू टी। ये यहाँ पे प्रॉपर नहीं लिखा गया, लेकिन बहरहाल आप आइडिया आपको हो गया होगा। तो फिर हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको मैं क्योंकि रियल हैं तो ए बी की फॉर्म में लिख रहा हूँ, साई एम स्टेरिक साई एन सिंपली आ जाएगा, और ये जो है हमारे पास ये आ जाएगी ई रेज़्ड पावर
अब देखें कि यहाँ पे भी आयोटा है और यहाँ पे भी आयोटा है, हम कॉमन ले लेते हैं और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं यहाँ पे EM है, यहाँ पे EN है, तो हम कर सकते हैं कि EM जो है ये पॉजिटिव में है, इसलिए EM फिर माइनस EN आ गया। और क्योंकि दोनों H कट से डिवाइड हो रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे मैं नीचे लिख लेता हूँ H कट, और फिर दोनों T से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे T भी कॉमन आ जाएगा, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। और अगर हम इसी तरह से जो हमारे पास ये थर्ड पार्ट है उसको भी अगर सॉल्व करें तो उसमें सिर्फ ये फ़र्क आएगा कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव साइन आ रहा है तो उसमें यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। एनर्जीज़ का डिफरेंस इसी फॉर्म में हम लिखेंगे, बाहर हम नेगेटिव साइन लेकर एनर्जीज़ का डिफरेंस जो है EM माइनस EN ही लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये सेकंड और थर्ड टर्म्स आ जाएंगी। तो अब अगर मैं जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए इक्वेशन बन रही है उसको प्रॉपरली लिखूं तो ये फिर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x इंटू साई एन स्टेरिक, सॉरी यहाँ पे a स्केयर आना था, a स्केयर साई एन स्टेरिक साई एन, और प्लस b स्केयर साई m स्टेरिक साई m, और ये मैंने फोर्थ पार्ट जो है वो पहले लिख लिया है। प्लस अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट हमारे पास आ जाएगा साई m स्टेरिक साई, एक चीज़ हमने मिस कर दी यहाँ पे, वो है AB, ठीक है, साई n e रेज टू पावर आयोटा इंटू EM माइनस EN डिवाइडेड बाय H कट इंटू T। फिर अगर हम अगला पार्ट लिखें थर्ड पार्ट तो वो आ जाएगा AB साई n स्टेरिक साई m e रेज टू पावर माइनस आयोटा इंटू EM माइनस EN डिवाइडेड बाय H कट इंटू T ब्रैकेट क्लोज इंटू dx। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो है वो इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, अब इस इक्वेशन में हम ट्रिग्नोमेट्रिकली अगर रिलेशनशिप्स को देखें तो हमारे पास एक रिलेशनशिप है कि ई रेज़्ड पावर जो ई रेज़्ड पावर आयोटा थीटा होता है ये बराबर होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के, ठीक है। और इसी तरह से ई रेज़्ड पावर माइनस आयोटा थीटा जो है ये बराबर होता है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा के। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास ऊपर जो एक्सपोनेंट में दो टर्म्स बन रही हैं वो बेसिकली इसी तरह की फॉर्मेट में हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ई रेज़ पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में है और यहाँ पे ई रेज़ पावर माइनस आयोटा थीटा की फॉर्म में है। तो फिर ये दोनों टर्म जो हैं वो कुछ इस फॉर्म में बनेगी। अगर हम फिर यह करें कि इसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करें और अप्लाई करते हुए हम एक्सपेंड करें तो हमारे पास जो है वो कॉस थीटा के लिए दो टर्म्स आ जाती हैं और हम देख रहे हैं कि कॉस थीटा के लिए दोनों टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव होंगी, लेकिन जो साइन थीटा के लिए टर्म्स होंगी उनमें से एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी। अच्छा, फिर हम इसी इक्वेशन को फिर कुछ इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। बेसिकली हमने सिर्फ दो टर्म्स सेकंड और थर्ड को जो है वो लिखना है जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो बेसिकली ट्रांजिशंस को डिफ़ाइन कर रही हैं। अगर आप गौर करें तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये डिफ़ाइन कर रही है इस चीज़ उस स्टेट को जब इलेक्ट्रॉन सिर्फ ग्राउंड स्टेट में है, और ये ये वाली टर्म जो है जो कि फोर्थ टर्म थी और हमने सेकंड पे लिख ली, ये डिफ़ाइन कर रही है उस स्टेट को जब इलेक्ट्रॉन सिर्फ अपर स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में है। लेकिन जो ये वाली टर्म सेकंड और थर्ड हैं ये डिफ़ाइन कर रही है कि इलेक्ट्रॉन जो है इन दोनों स्टेट्स के दरमियान में है, यानी कि ट्रांजिशन कर रहा है। तो फिर हम इन्हीं दो स्टेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात कंटिन्यू करें, इन दो टर्म्स को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी कॉज ई एम माइनस ई एन डिवाइड बाई एच कट इंटू टी है, और इसी तरह से साइन ई एम माइनस ई एन ओवर एच कट इंटू टी है, और यहाँ पे सेकंड टर्म अगली टर्म में भी कॉज ई एम माइनस ई एन और एच कट इंटू टी एज इट इज़ है, और साइन ई एम माइनस ई एन ओवर एच कट इंटू टी एज इट इज़ है। अच्छा, फिर अगर हम दोनों टर्म से कॉज और साइन कॉमन लें तो हमारे पास यही टर्म कुछ इस फॉर्मेट में आ जाती हैं कि कॉज इंटू ई एम माइनस ई एन डिवाइडेड बाई एच कट इंटू टी, और हमारे पास आ जाएगा ए बी साई एम स्टेरिक साई एन,
और ये इस टर्म के लिए आ गया, और फिर इस टर्म के लिए भी क्योंकि कॉज सेम पॉजिटिव है तो ये भी एज इट इज़ है, प्लस ए बी साई एम, सॉरी साई एम, चलें साई एन में बाद में लिख लेते, साई एन स्टेरिक, तो ये आ गया। फिर इसी तरह से प्लस साइन के लिए अगर हम लिखें तो अयोटा भी कॉमन आ सकता है, अयोटा कॉमन आ गया, साइन ये आ जाएगा ई एम माइनस ई एन डिवाइड बाई एच कट इंटू टी, और इंटू आ जाएगा हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये टर्म आ जाएगी ए बी साइन साई एम स्टेरिक साई एन, और यहाँ पे क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आ जाएगी, माइनस ए बी साई एन स्टेरिक साई एम। तो ये हमारे पास ये वाली टर्म्स इस फॉर्मेट में आ जाएंगी। तो यहाँ से हमें आइडिया हो रहा है कि अगर हम सिर्फ रियल पार्ट की बात करें, रियल पार्ट कौन सा है, ये कॉज वाला पार्ट जो है रियल है, क्योंकि यहाँ पे साइन वाले पार्ट के साथ अयोटा आ रहा है। तो रियल पार्ट हमें जो है वो ट्रांजिशन होती हुई शो करेगा। तो रियल पार्ट के मुताबिक अगर हम फिर देखें तो हमारे पास जो टर्म है जो कि है कॉज ई एम माइनस ई एन डिवाइड बाय एच कट इंटू टी। तो ये फिर रियल कॉज, जब रियल की बात करते हैं तो फिर उसका जो पीरियड होता है वो होता है हमारे पास कॉज 2 पाई कॉज ओमेगा टी, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कॉज ओमेगा टी, और फिर हम कॉज ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू जबकि लीनियर फ्रीक्वेंसी है तो फिर हम लिख सकते हैं कि कॉज 2 पाई न्यू टी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कॉज हमारे पास जो आ रहा है ई एम माइनस ई एन डिवाइड बाई एच कट इंटू टी दैट इज़ इक्वल टू कॉज 2 पाई न्यू टी। तो यहाँ से फिर हम देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि क्योंकि न्यू जो है वो, क्योंकि हमने पहले इस टर्म को जो था वो मेगा के बराबर किया था, तो फिर अब हमने न्यू के बराबर करना है, तो फिर यहाँ पे हमें 2 पाई का इजाफा करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम फिर क्लियरली देख रहे हैं कि ये 2 पाई ये 2 पाई और यहाँ पे टी और यहाँ पे टी, तो ये जो न्यू है ये फिर इस पैरेंथेसिस के अंदर वाली टर्म के बराबर आ जाएगी, यानी कि न्यू इज इक्वल टू ई एम माइनस ई एन ओवर एच कट। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब ये इक्वेशन हमें क्या डिफ़ाइन कर रही है, ये इक्वेशन बेसिकली हमें बता रही है कि बोहर ने हमें कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब दो स्टेट्स के दरमियान जंप अप या जंप डाउन करता है तो वो जो एनर्जी इमिट या ऑब्जॉर्ब करता है, और यहाँ पे हम सिर्फ एमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो बोहर ने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप डाउन करेगा तो वो एनर्जी इमिट करेगा फोटोन की फॉर्म में, और एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शक्ल में, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी या फ्रीक्वेंसी होगी वो डिपेंड करेगी इक्वेशन एनर्जी डिफरेंस पे, दो लेवल्स के एनर्जी डिफरेंस पे। या ऐसी चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि न्यू इंटू एच कट इज़ इक्वल टू ई एम माइनस ई एन। तो ये बेसिकली प्रॉपर इक्वेशन नहीं है, लेकिन अगर हम इसको रिलेट करें कि जो हमारे पास ये एनर्जी एमिटेड फोटोन की एनर्जी है ये बराबर है इन दो लेवल्स के एनर्जी डिफरेंस के। तो ये बेसिकली बोहर ने हमें जो था वो बताया था अपने थर्ड पोस्टुलेट में। तो यहाँ पे हमने उसी चीज़ को देख लिया कि पोस्टुलेट ऑफ, जिसको हम पोस्टुलेट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, कि इलेक्ट्रॉन जब जंप डाउन करेगा, ट्रांजिशन करेगा और एनर्जी इमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शक्ल में, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो डिपेंड करेगी दोनों एनर्जीज़ के डिफरेंस पे जिन एनर्जी लेवल के दरमियान इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।